हेलो बच्चों, आज हम लोग का तीसरा दिन है इस चैप्टर का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर कन्वर्जन, दूसरा में हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड मोलर मास, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक एंड मास नंबर। एटॉमिक मास एंड मास नंबर, ये गलत है, एटॉमिक एंड मास नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एटॉमिक एंड मास नंबर कॉन्सेप्ट आज के क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे किसी भी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का या किसी आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। चलिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे पहले मानते हैं ये आपके पास एक एलिमेंट है। ये क्या है आपके पास? ई का मतलब एक एलिमेंट है। देखिए, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होता है बाबू, वो किसी भी मैटर का आधार होता है, किसी भी मैटर का बेस होता है। बिना एलिमेंट के आप किसी मैटर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बिना एलिमेंट के आप किसी मैटर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट बेसिक यूनिट होता है किसी भी मैटर का। जैसे मान लीजिए आपके पास आटा रहेगा ही नहीं तो आप रोटी कैसे बनाएंगे? कम से कम चावल का आटा, गेहूं का आटा, मड़ुआ का आटा, कोई चीज़ का आटा रहेगा तब तो रोटी बनाएंगे। उसी प्रकार से जब तक आपके पास एलिमेंट नहीं होगा तब तक आप मैटर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जानना चाहिए एक बात और कि टोटल एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो टोटल एलिमेंट हमारे पास 118 हैं। कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हमारे पास टोटल हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और 26 एलिमेंट बाकी जो बच गए वो सब आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं, या आप कह सकते हैं कि वो सिंथेसाइज्ड हैं। ह्यूमन ने अपने लेबोरेटरी में उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो टोटल एलिमेंट 118, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल, 26 एलिमेंट आर्टिफिशियल होते हैं। टोटल 118 में से 114 एलिमेंट ऐसे हैं, 114, जिससे आज तक किसी मैटर का फॉर्मेशन हो पाया है। बाकी के 4 एलिमेंट बस वैसे ही वैले हैं, उनसे आज तक किसी मैटर का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। 114 से मैटर बना है, 114 से, और रिमेनिंग 4 एलिमेंट बस एलिमेंट हैं, उनसे किसी मैटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं ई कोई एक एलिमेंट है और नीचे उसका लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। नीचे क्या लिखा जाता है उसका? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर में बाबू लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास या इसका मास नंबर, उसी को कहते हैं, और ये हो गया A से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे EG कहीं लिखा है तो मतलब है एग्जाम्पल गिवन। मान लेते हैं आपने एक एलिमेंट लिया सोडियम 11 और 23, एक दूसरा एग्जाम्पल आपने लिया क्लोरीन 17 और 35। तो अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि यहाँ एलिमेंट कौन है तो हम कहेंगे कि यहाँ जो एलिमेंट है वह है सोडियम। सोडियम का लैटिन वर्ड नेओबियम होता है। क्या होता है? नेओबियम होता है, और इसी कारण से सोडियम का सिंबल S नहीं है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हमको पूछा जाए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या कितना है, इसका Z का वैल्यू कितना है, तो हम कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर 11 है। यदि हमसे पूछा जाए सोडियम का मास नंबर कितना है, यानी एटॉमिक मास इसी को कहते हैं, चाहे मास नंबर कहा जाए चाहे एटॉमिक मास कहा जाए। ठीक है, इसको हम लोग A कहते हैं और इसका एटॉमिक मास कितना है? 23। ऊपर वाले को मास नंबर कहते हैं, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी प्रकार से अगर क्लोरीन यहाँ पे है और हमको पूछा जाए Cl लिखा है, इसका एलिमेंट कौन सा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है, और यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी जिसको हम Z कहेंगे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 17 है। और इसका अगर मास नंबर यानी एटॉमिक मास पूछा जाए यानी A पूछा जाए तो हम कहेंगे कि वो कितना है? 35 है। सोडियम जो है इसको कहा जाता है अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? सोडियम अल्कली मेटल है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में लाइज करता है। अल्कली मतलब होता है बेस, और क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में हैलोजन वाले ग्रुप में लाइज करता है। तो क्लोरीन एक हैलोजन है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है। ये नॉन मेटल है क्लोरीन, जबकि वो मेटल है, वो अल्कली मेटल है और ये हैलोजन है। बहुत तेज़ी से ये लोग बॉन्डिंग करते हैं। खैर फिलहाल अभी हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, तो अभी हम आपको सिर्फ सिखाए हैं
कि कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे देखते हैं, उसका मास नंबर कैसे देखते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए एग्जाम्पल के साथ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना चाहिए कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो ये समझिए। देखिए ध्यान से, आप ये समझिए कि ये मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट एंड रिवॉल्व करता है। यही आपको पढ़ा करके भेजा गया है, यानी 9th क्लास में आप यही पढ़े हैं कि एटम होता है, एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट एंड रिवॉल्व बोथ करता रहता है और उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इतना नहीं बताया गया आपको। अभी आप जितना जानते हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं, बाकी उसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में बात करेंगे एटम के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल आप जितना जानते हैं उसी पर बात करते हैं। एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। जो पार्टिकल एटम के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब ऐसे पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और सब एटॉमिक में भी फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी एटम के अंदर ये तीन पार्टिकल्स मुख्य रूप से पाए जाते ही हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावे भी और पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए जाते हैं। टोटल 35 पार्टिकल ऐसे हैं जो किसी एटम के अंदर पाए जा सकते हैं और अभी भी रिसर्च जारी है। परंतु उसमें से मुख्य जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनके अलावे कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपको पढ़ना नहीं है पर आपको जानना चाहिए, वो होते हैं मेसॉन। क्या होता है, मेसॉन, पढ़ाएंगे चैप्टर 2 में। इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है एंटी प्रोटॉन। उसके बाद क्या होता है, एंटी प्रोटॉन। उसके बाद न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है। क्या होता है, न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है। इस प्रकार से एंडरसन के द्वारा, पॉलिंग के द्वारा ये सब थ्योरी सर्च किया गया है और मेसॉन के द्वारा पाई मेसॉन बताया गया है। तो फिलहाल आप इतना जानिए कि एटम के अंदर मुख्य रूप से 3 पार्टिकल होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल कहे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक नंबर वास्तव में दर्शाता क्या है। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्याओं को प्रदर्शित करता है, सिर्फ प्रोटॉन की संख्याओं को। हाँ, यदि कोई स्पीसीज न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, न प्लस का चार्ज है न माइनस का चार्ज है, वो आयन नहीं है। स्पीसीज का मतलब एटम होता है या मॉलिक्यूल या आयन। तो अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो आप कह सकते हैं कि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस चार्ज का नेचर अलग होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना उसके पास प्रोटॉन है, जितना उसके पास माइनस है उतना उसके पास प्लस है, इसीलिए प्लस माइनस न्यूट्रल हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर है उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है, अगर न्यूट्रल है तब। अदरवाइज एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन की संख्याओं को दर्शाता है। उसी प्रकार अगर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आप एटॉमिक नंबर देखकर बता देंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, कैसे, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो क्योंकि हम जानते हैं मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो मास नंबर होता क्या है, किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पर ओरिएंटेड होता है, किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है,
और एटम का जो सेंटर होता है वो एटम का सेंटर उसका न्यूक्लियस होता है। एटम का सेंटर क्या होता है? उसका न्यूक्लियस। और उसके न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें हैं? या तो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नहीं जोड़ना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को जोड़ना है। तो मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। तो जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है वहां पर आप बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस साथ में साथ क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख दे रहे हैं, नहीं समझे? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है बाबू। तो इस फार्मूला में नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर लिख दिए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे है वैसे ही रख दिए। और यहां पर क्या हो गया? मास नंबर जैसे है उसको मास नंबर वैसा ही रहने दिए। अब बताइए, एटॉमिक नंबर इधर राइट हैंड साइड में प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला कहां से आया? तो यहां से आया कि मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आती है। और इस प्रकार अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन कह देना चाहिए, यदि न्यूट्रल है तो। नहीं समझ पाए? अदरवाइज अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या आता है पहले इसको नोट डाउन करो फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन ये रहता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसको पहले लिख लीजिएगा आप लोग। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑप्शन सी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑप्शन डी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। और बच्चे ज़्यादातर इसी को टिक करके आ जाते हैं, परंतु ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ प्रोटॉन की संख्याओं को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्याओं को नहीं। ये तो हम लोग कह देते हैं, या अगर न्यूट्रल है तो हम कह देते हैं कि जितना माइनस होगा उतना ही ना प्लस होगा, और जितना प्रोटॉन होगा यानी जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, तब ना वो बॉडी न्यूट्रल है। इसीलिए अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। अदरवाइज एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि चाहे एटम हो चाहे आयन हो, एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है। नहीं समझे? अच्छा, इसको लिखो, अभी समझाते हैं, इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाता है एंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज, फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। देखो, स्पीसीज का मतलब केमिस्ट्री में एटम होता है। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? या तो एटम बोल सकते हैं, या स्पीसीज का मतलब केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल हो सकता है, या स्पीसीज का मतलब केमिस्ट्री में आयन हो सकता है। या तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन। ये बायोलॉजी वाला स्पीसीज नहीं है। और स्पीसीज का स्पेलिंग देखो, स्पाइसेस नहीं लिखा हुआ है। तो एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम का या आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सोडियम अभी दिए थे, सोडियम का ही बात कर लेते हैं। 11 और 23। देखिए, जो नीचे वाला रहता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। अभी हमने बताया ना कि जो नीचे वाला रहता है उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जो नीचे वाला रहता है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और जो ऊपर में जो 23 देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? मास नंबर या एटॉमिक मास कहा जाता है। तो यदि हमसे कहा जाए कि बताइए सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर बताओ तो यहीं सोडियम पर प्लस या माइनस का चार्ज आपको दिखाई दे रहा है?
दिखाई दे रहा है? बोलो, नहीं ना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सोडियम पर कहीं प्लस या माइनस का चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक न्यूट्रल बॉडी है, और न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब होता है जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन और उतना ही उसके पास प्रोटॉन। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो जाएगी। अगर प्रोटॉन पूछा जाए तो वह भी 11 होगा, और अगर न्यूट्रॉन पूछा जाए तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया जाता है, यानी 23 माइनस 11 यानी कि हो जाएगा 12। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन का लेते हैं, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है। यदि हमसे पूछा जाए इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पर फिर से देखिए क्लोरीन पर कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। दिख रहा है तो मानना है, नहीं दिख रहा है तो नहीं मानना है। तो अगर इसके पास एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या भी 17 हो जाएगी, और न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालनी है तो वो हो जाएगा 35 माइनस 17 यानी कि 18। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम का निकाला जा सकता है। अब इसी के आधार पर अब मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ये इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए। चलिए अब मान लेते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। और सपोज इस बार क्वेश्चन सोडियम का लिए थे, इस बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। सोडियम आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ये बताइए। देखिए आपको क्वेश्चन में भैया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं दिया रहेगा, यह आपको पता होना चाहिए। पर फिलहाल मैं अभी आपको दे रहा हूं 11 और 23। चाहे एटम हो या, अभी मैंने क्या बोला था कि चाहे एटम हो या आयन हो, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं बदलता है। प्लस माइनस चार्ज आ सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है, परंतु प्रोटॉन नहीं घटता बढ़ता है। और इसी कारण से एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए कि ये किसी का न्यूक्लियस है, और यहाँ प्रोटॉन और यहाँ न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए कि ये जलियांवाला बाग है और मैं जनरल डायर हूँ, और मैं यहाँ पर गोली चलाना शुरू करूँगा, तो जो दरवाजा के किनारे सबसे दरवाजा से सटा हुआ जो बच्चा बैठा है वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो बीच में बैठे हैं या जो इधर बैठे हैं वो तो मेरे गोलियों के शिकार हो जाएंगे ना आप लोग, और इतिहास में मेरा नाम छप जाएगा जनरल डायर। तो कहने का मतलब यह है कि जल्दी कौन भाग पाएगा? जो दरवाजा के किनारे होगा वो निकल लेगा, या फिर जो हल्का होगा वो निकल जाएगा, और जो भारी होगा वो भाग नहीं पाएगा तो वो मारा जाएगा। यहाँ पर वही बात है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, आउटर में है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि जो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, ध्यान समझेंगे, नियरली सेम होता है। और ये पता है आपको 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। mp का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, mn का मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और me का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 1850 गुना ज़्यादा भारी होता है। अब सोचने वाली बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक तो सेंटर पर, दूसरा इतना ज़्यादा भारी, लगभग 1850 गुना ज़्यादा भारी, और इस कारण से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान या स्थानांतरण नहीं हो सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि अगर आयन है या एटम है या आयन है, तो उस केस में देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके पास प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का मतलब है कि इसके पास, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, ठीक है? तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर, अच्छा एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर एक प्लस है, इसका मतलब क्या है? अभी देखो, जब सोडियम न्यूट्रल था, इसका मतलब क्या है? इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर क्या है? अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, जितना इसके पास माइनस है उतना ही उसके पास प्लस है, और माइनस और प्लस की संख्या बराबर होने के कारण उसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्लस आया, प्लस क्यों आया? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अब इसके पास होने चाहिए थे 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, यानी 10 माइनस है, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 माइनस। लेकिन प्रोटॉन तो 11 है ना, यानी प्रोटॉन 11 प्लस है, तो -10 और +11, तो 10 माइनस तो 10 प्लस को न्यूट्रल कर दे रहा है।
एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो बच जा रहा है उसको न्यूट्रल करने वाला इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और इस कारण से एक प्रोटॉन जो बच जा रहा है इसी का चार्ज सामने निकल करके आ जाता है। तो आप इतना समझिए सरल भाषा में कि देने पे प्लस और लेने पे माइनस चार्ज आता है। क्यों आता है ये मैंने समझाया है, अभी नहीं समझ में आया तो इतना समझो कि देने पे प्लस और लेने पे माइनस। अब अगर ये न्यूट्रल बॉडी नहीं है, अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉन पूछा जाए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे कि इसके पास होना चाहिए था 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। अगर हमको पूछा जाए इसमें प्रोटॉन कितना है तो हम कहेंगे जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, न्यूट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। यदि हमसे न्यूट्रॉन पूछा जाए तो अभी भी हम क्या करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऐसा नहीं है कि प्लस चार्ज हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर बदल गया, ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक नंबर कभी बदलता नहीं है, और इसीलिए 23 माइनस 11 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 12, और इस प्रकार इसका न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमको Cl माइनस दे दिया है, क्या दे दिया है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35 होता है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो होना चाहिए था 17, लेकिन एक माइनस है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो एक माइनस है इसलिए एक प्लस कर देंगे। अगर यहां 3 माइनस रहता तो 3 प्लस कर देते, यानी उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास 18 हो जाएगा। आप प्रोटॉन पूछा जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या सेम रह जाएगा 17, न्यूट्रॉन पूछेगा तो यह भी सेम रहेगा 35 माइनस 17 यानी कि 18। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी स्पीसीज का निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझिए कि अगर प्लस रहेगा तो उतना, जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन घटा देना, माइनस रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसी आयन का निकाला जाता है। क्लियर है कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना है? कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में करने के लिए देते हैं, वीडियो को पॉज करके आपको और बताना है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है। पहला आपके पास है एल्यूमिनियम 3+, मैं लिख दे रहा हूं एटॉमिक नंबर, मास नंबर। दूसरा आपके पास है कैल्शियम 2+ और 20 और 40, और तीसरा मैं आपको देता हूं, तीसरा आपके पास क्या है, चलो ऑक्सीजन का दे देते हैं, O2- 8 और 16। इसका आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको इन तीनों का बताना है। अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और कागज कलम लेकर के इसको बनाइए, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है। आप बनाइए, मैं बनाकर आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए अब आप आंसर मिलाइएगा, आपने वीडियो को पॉज करके बना लिया होगा। अब मैं देखता हूं, अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 13, लेकिन चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा एल्यूमिनियम के पास 10, क्योंकि 3 प्लस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, यानी उससे इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या अगर निकालनी हो तो प्रोटॉन 13 हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो हम कहेंगे 27 माइनस 13 यानी कि 14, और इस प्रकार एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 13 और न्यूट्रॉन 14 होगा। आप चेक कीजिए आपका आंसर इतना है कि नहीं है। इसी प्रकार कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो होना चाहिए था 20, लेकिन 2 किसी को दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, भैया देने से कम होता है तो 2 प्लस है मतलब 2 माइनस कर दो, 3 प्लस है तो 3 माइनस कर दो। 13 में से गया 3 बचा 10, 20 में से गया 2 बचा 18। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, और न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो क्या करना है, 40 माइनस 20 यानी कि न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 20। इसका आंसर चेक करो, इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 8, लेकिन 2 किसी से लिया है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा 8, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 16 माइनस 8 यानी कि 8। और इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी स्पीसीज का आयन का निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट। चला जाए आगे बच्चों। अब चलिए अब मान लेते हैं किसी आयन का निकालना है, किसी मॉलिक्यूल का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। चलिए सपोज दैट आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है आपको, ठीक है। ये फाइंड करना है किसका, एक छोटा एग्जांपल पहले लेते हैं। मान लीजिए अमोनिया का निकालना है। किसका निकालना है,
अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन से एटम है और कितनी मात्रा में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन का। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी अगर हमको इलेक्ट्रॉन पूछा जाए इस मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इस पर कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है। जब इस पर कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी नाइट्रोजन की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। तो 3 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो तीनों हाइड्रोजन के एटम के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा ना। आपको तो पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की वजह से और 1-1-1 और 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन की वजह से। इस प्रकार टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अब अगर हमको प्रोटॉन निकालना है तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? तो प्रोटॉन भी उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब इसके पास 7 प्रोटॉन है, और हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 यानी 1 + 1 + 1 3 हाइड्रोजन के पास 3 प्रोटॉन। और इस प्रकार इस अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है वो देखिए। न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताया गया है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कीजिए। मास नंबर में एटॉमिक नंबर, तो 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 - 7, तो न्यूट्रॉन 7 न्यूट्रॉन हो गया नाइट्रोजन के एक एटम के पास। प्लस अब देखिए हाइड्रोजन, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाया जाता है। इसका मतलब 1 - 1 क्या हो गया? 0, यानी इसके पास भी 0, इसके पास भी 0, और तीनों हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के पास न्यूट्रॉन है, वो भी कितना? 14 - 7 यानी 7, यानी टोटल न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 7। तो कहीं भी हाइड्रोजन वाला रहे तो अलर्ट रहना है। और इस प्रकार अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। एक बात का और ध्यान देना है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आइसोटोप्स आपने सुना होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वैसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता हो परंतु उसका मास नंबर क्या होता हो? डिफरेंट होता हो, बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए क्या है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1-1, 1-2 और हाइड्रोजन का 1-3। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें से पहला ये वाला इसको कहा जाता है प्रोटियम। क्या कहा जाता है? प्रोटियम कहा जाता है। और इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम। और इसको क्या कहा जाता है? ट्राइटियम। क्या कहा जाता है? इसको ट्राइटियम कहा जाता है। इसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कहीं खाली हाइड्रोजन लिखा है तो समझिएगा प्रोटियम है, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं और 3 में से सिर्फ प्रोटियम के पास ही न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी ड्यूटेरियम के पास देखिए तो 2-1, 1 न्यूट्रॉन इसके पास है। ट्राइटियम 3-1 यानी 2 न्यूट्रॉन इसके पास है। तो इस प्रकार आप न्यूट्रॉन को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसके पास इन तीनों में से पूछेगा किसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो प्रोटियम के पास। यदि 4 एलिमेंट अलग अलग होंगे और उसमें हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन टिक करके आइएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के पास नाइट्रोजन नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन के प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो आपको समझ में आ गया है अमोनिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है। इसी प्रकार से एक दूसरा है आपके पास
मान लेते हैं वाटर का निकालना है। किसका निकालना है? वाटर का आप लोग निकाल कर बताएंगे। H2O मॉलिक्यूल का आपको कमेंट करना है कि बताना है H2O के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। इसके लिए आपको बता देते हैं हम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 होता है, और हाइड्रोजन का तो आप जान ही रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है। तो आप लोगों को कमेंट करना है H2O के एक मॉलिक्यूल के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन। इसी प्रकार से आपको H2O के साथ साथ आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, D2O, ड्यूटेरियम इसको कहते हैं, हेवी वाटर कहते हैं। ये हेवी वाटर है, और यहाँ पर D का मतलब क्या है? ड्यूटेरियम है। D का मतलब क्या है? ड्यूटेरियम है, और ड्यूटेरियम का मतलब ये वाला हाइड्रोजन है। और यहाँ पर D2O में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको कमेंट करना है। तो आप लोग सभी को H2O और D2O का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताए के कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आप समझ पाए हैं मेरी बातों को थोड़ा बहुत भी कि नहीं समझ पाए हैं, कि एक एग्जाम्पल और करके दिखा दें। चलो एक और एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा आयन वाला करके, थोड़ा हार्ड वाला और करके दिखा देते हैं, ताकि आप H2O और D2O का निकाल सकें। ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन आपको करता हूँ। एक अभी वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पर और इसका आंसर बनाइए और कमेंट कीजिए, देखिए कहाँ पे फंसते हैं आप। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो अगला सेशन देखिएगा, अगला आगे इसके बाद देखिएगा। मान लीजिए हमको अगला क्वेश्चन पूछा है, SO4 2- दिया है, सल्फेट आयन क्या दिया है? SO4 2-, और हमें इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ये निकाल के बताना है। सल्फेट आयन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ये फाइंड करना है। इसको बोला जाता है सल्फेट आयन। क्या बोला जाता है? सल्फेट आयन। ये एक आयन है और इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन कौन से एटम से मिलकर बना है। एक तो हम देख रहे हैं सल्फर है, और दूसरा क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए, सल्फर किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है। चलिए अब हमको अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, यानी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सल्फर के एक एटम के पास 16 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, यानी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ऐसे कितने ऑक्सीजन के एटम है? देखो ना, SO4 है, यानी सल्फर का एक ही एटम है, परंतु ऑक्सीजन के तो 4 एटम है ना। तो इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास, फिर 8 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन एटम के पास, फिर इसी प्रकार 8 और फिर इसी प्रकार चारों ऑक्सीजन एटम के पास ना 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन है इसलिए 8 8 8 4 बार। अच्छा, यहाँ पर 2- का चार्ज है। माइनस का चार्ज कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। इस पूरे मॉलिक्यूल पर 2- चार्ज है, यानी 2- का मतलब है उतना इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो लेने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और इसीलिए माइनस था इसीलिए 2 जोड़ दिए। अगर खाली SO4 रहता, 2- नहीं रहता, तो यहाँ +2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोला जाए, पूछा जाए, तो भैया कैसे निकालेंगे बताइए? कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 चौका 32 और 10 42 और 6 48 और 2 50, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास निकल के आया 50 इलेक्ट्रॉन। यानी सल्फेट आयन SO4 2- पूरे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 50 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक सल्फेट आयन के पास। इसी प्रकार अगर हमको प्रोटॉन निकालना है, क्या निकालना है? प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? तो देखिए प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यानी सल्फर के पास 16 प्रोटॉन, और इसी प्रकार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी ऑक्सीजन के एक एटम के पास 8 प्रोटॉन। तो ऐसा ऐसा कितना है? 4 है, तो डायरेक्ट एक ही बार में लिख दें 32 प्रोटॉन। अरे बाबा, ऑक्सीजन के पास 8 और 4 ऑक्सीजन है, तो 8 चौका 32 प्रोटॉन। अच्छा, माइनस से कोई लेना देना नहीं है प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन घटे चाहे बढ़े, प्रोटॉन थोड़ा ना घटता बढ़ता है। तो प्रोटॉन प्लस या माइनस से प्रोटॉन को कोई मतलब नहीं होता है, यानी इसका सिंपल इतना ही हो जाएगा 32 10 42 और 6 48, यानी प्रोटॉन की संख्या 48 हो जाएगी। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या में भी +- का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए न्यूट्रॉन निकालिए, तो सल्फर के पास कितना न्यूट्रॉन? तो 32 - 16,
यानी सल्फर के पास 16 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, 16 माइनस 8 यानी ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन, 16 माइनस 8 यानी कि 8 न्यूट्रॉन, तो 8 इसके पास हो गया। ऐसा ऐसा 4 ऑक्सीजन है यानी 32 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन की वजह से हो गया, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी उतना ही हो जाएगा, 48 न्यूट्रॉन। कितना हो जाएगा? 48 न्यूट्रॉन। इस प्रकार सल्फेट आयन के पास 50 इलेक्ट्रॉन, 48 प्रोटॉन और 48 न्यूट्रॉन है। और इसी के आधार पर आप लोगों को मैंने बोला कि आपको कमेंट करना है वाटर के मॉलिक्यूल के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, और D2O मतलब हेवी वाटर है, यहाँ D का मतलब ड्यूटेरियम है, और D का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 2 होता है, तो आपको बताना। और ऑक्सीजन का तो बता ही दिए कितना होता है, 8 और 16 होता है। तो आपको इस प्रकार से ड्यूटेरियम का इसका भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साथ ही साथ वाटर का भी निकालना है, नॉर्मल वाटर और हेवी वाटर दोनों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालकर आपको कमेंट करना है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, अपने समय का सदुपयोग किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। वेरी गुड। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये लेक्चर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल की क्लास में लेक्चर 5 आएगा, और कल की क्लास में हम सीखेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उसके बाद सीखेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी निकालना। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको डेली लेक्चर्स मिलते रहेंगे और क्लास करते रहेंगे। ठीक है, ये अभी कुछ दिनों के लिए यूट्यूब में आ रहे हैं, इसके बाद फिर ये ऐप में आना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब में कम दिखाई देगा और वो ऐप में जाता है रिकॉर्ड होकर। अभी मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ बस सैम्पल के तौर पर, बाकी 11th का लेक्चर नहीं जाता है यूट्यूब में, 12th का जाता है। 11th के लिए आपको ऐप में जाना होगा, उसके लिए आपको एनरोल कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सारे लेक्चर्स सिलसिलेवार ढंग से पूरा क्लास 11th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे।